और मैं ये चीज मुझ में और बंगाली में कॉमन है, ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, जो करना है सही वो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बंगाली बंगाली में और आप में कॉमन है। जी, उस सल्तनत और जिनका जिक्र आपने किया उससे दूर दूर तक इस शो का कुछ लेना देना नहीं है। ट्रेलर नहीं देखा ना भावना? भावना को लगा कि तुमने पूरे कोलकाता को रेफरेंस कर दिया। मैंने देखा है और मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने देखा है। मतलब आई थिंक जो अगली चीज रिलीज होगी वो एक शो है जिसका नाम मिर्जापुर है। आई थिंक अभी प्रोडक्शन स्टेज में है, मतलब उसका काम लगभग खत्म हो चुका है। ये सब एक दुनिया क्रिएट करती हैं कि जब आप सेट पर आए और आप ऑल ऑफ अ सडन देखें कि गाड़ियां भी उसी टाइम की, कपड़े भी उसी टाइम के। आप जिस इंटरव्यू को रोस्ट सेशन बनाया जाएगा, इंटरव्यू बाद में होता रहेगा। देखिए, ओटीटी में सबसे बड़ी जो एक चीज जो ओटीटी आपको एक आजादी देता है वो ये है कि आप किसी अपने किरदार को एक लंबे समय तक जी सकते हैं। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ ताहिर और अंजुम है। ताहिर और अंजुम बहुत जल्दी सुल्तान ऑफ दिल्ली में नजर आने वाले हैं, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज होने वाली है ये सीरीज। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच भावना। भावना, थैंक यू वेरी मच। यस, तो मैं पहला सवाल अंजुम से पूछ लेती हूँ। ये बिल्कुल इस सीरीज से रिलेटेड सवाल नहीं है। अंजुम, आपका नाम की स्पेलिंग इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है? डबल अच्छा, एम, डबल एच, वाई? बस मुझे किसी ने कहा गया है कि भाई अगर आप अपनी स्पेलिंग ऐसी रखेंगे ना तो सुल्तान ऑफ दिल्ली को बहुत प्यार मिलेगा। मैंने कहा तुरंत कर दो, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह का कुछ सीन है क्या आपका? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं कुछ। मेरे मतलब somebody in my family said, तो मैंने कहा हाँ कर दीजिए। कुछ चीजें हैं जो घर वालों की ना मान लेनी चाहिए बिना सवाल पूछे। और मैं ये चीज मुझ में और बंगाली में कॉमन है, ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, जो करना है सही वो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बंगाली बंगाली में और आप में कॉमन है। अच्छा, ओके। ताहिर, सुल्तान ऑफ दिल्ली जब इस सीरीज का नाम है। बंगाली बंगाली उसके कैरेक्टर का नाम है सुल्तान ऑफ आपने दिल्ली में। ट्रेलर नहीं देखा ना भावना? मैंने देखा है और मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने देखा है, पर मुझे नाम नहीं याद रहा। मैं बताती हूँ कैसे। आप आपका लास्ट। भावना को लगा कि तुमने पूरे कोलकाता को रेफरेंस कर दिया। चलिए, क्या है, जब सुल्तान ऑफ दिल्ली सीरीज का नाम है तो हम लोग जूम पे इंटरव्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मतलब व्हाई यू पीपल आर नॉट इन दिल्ली? यहाँ पे दो लोग हैं हॉटस्टार से, आप उनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल। और मैं ये भी बता दूं, हम चाहते हैं आना, हम जल्द आएंगे। आप बाकी बात कर लीजिए और करिए प्लान, हम आएंगे दिल्ली। प्लीज हमें जरूर बुलाइएगा इंटरव्यू करने मैं के आपको लिए। एक और इसमें लेयर दे देना चाहता हूँ कि अंजुम और मैं दोनों एक्चुअली दिल्ली के हैं। दिल्ली के हैं, लेकिन दिल्ली में तो नहीं है ना। हमें जूम के हाँ, जूम दिल्ली पे में इंटरव्यू नहीं है। करना चाह रहे हैं, अब सो। बिल्कुल बिल्कुल, पर दिल्ली को सलामी देने के लिए हम दोनों ने जैकेट पहन लिए हैं, मतलब टू एज अ ट्रिब्यूट टू दिल्ली। दिल्ली सर्दियां वैसे भी आने वाली हैं। अच्छा, व्हाट इज दिस सुल्तान ऑफ दिल्ली? सुल्तान ऑफ दिल्ली जब हम सर्च करते हैं ना गूगल पे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, क्योंकि वो थे सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये सीरीज में क्या कुछ होने वाला है? जी, उस सल्तनत जिनका जिक्र आपने किया उससे दूर दूर तक इस शो का कुछ लेना देना नहीं है। पर सुल्तान शब्द। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, कंटिन्यू। ओके। सुल्तान शब्द इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ऑफन उसे टॉप ऑफ द हायरार्की या एज अ किंग माना जाता है। और दिल्ली को इस वक्त एक एम्पायर 1960 जब जिस टाइम पे ये सीरीज बेस्ड है, एक एम्पायर की तरह देखा जा रहा है जिसमें अलग अलग लोग हैं अपने प्लान्स और अपने डेस्टिनी के लिए, और उसके लिए जो बिट्रेयल होता है, जो सर्च होता है, जो जो फ्रेंडशिप्स होते हैं, जो रोमांस होता है, वहां तक पहुंचने के लिए। इसलिए ऑलमोस्ट एक पोएटिक वर्ड है ये सुल्तान ऑफ दिल्ली। इसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन इतना नहीं है, एंटरटेनमेंट बहुत रहेगा। अच्छा, एंटरटेनमेंट रहेगा। 1960 की पृष्ठभूमि है, जैसा कि आप लोगों ने बताया। कितना मुश्किल था उस एरा के तरीके से सोचना, उस एरा के हिसाब से एक्टिंग करना, खुद को उस एरा के हिसाब से ढालना। और क्या कुछ आप लोगों ने कुछ रिसर्च किया, कुछ मेथड एक्टिंग टाइप का किया? क्या किया आपने? आपने कहा आप दिल्ली से हैं तो अचानक से एकदम वैसा दिल्ली टाइप वाइब शुरू हो गई। हाँ जी। तो ये भावना, मतलब प्रेप तो अगर मैं कहूँ तो ये था कि जब मुलाकात हुई मिलन सर से और उन्होंने बुलाया, उनसे मैं मिला और उन्होंने कहानी सुनाई, जी। कैरेक्टर बनाया, सारी चीजें जब हुई तो उनका उसके बाद जो उनका उनकी जो सोच थी और उनके जो विचार थे इस कैरेक्टर को लेके बहुत क्लियर थे, बहुत प्रिसाइज थे। तो बहुत जल्दी
कि मेरे दिमाग में, और मेरे लिए जरूरी था, जैसे मैं जानता था, उन्होंने मुझे बताया ये पीरियड शो है, इसमें ये सारी चीजें होंगी, और फिर हमारा प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हुआ, जिसमें हमारे कपड़े अलग अलग तरीके से हमने ट्राई किए, हेयर स्टाइल्स ट्राई किए, मुस्टैच रखनी है या नहीं करनी है वो मैंने ट्राई किया, बाल कैसे होंगे, सो अगर आपने ट्रेलर देखा है तो मेरे बाल एक तरह से हैं तो उसके रेफरेंसेस क्या होंगे, बहुत डिटेल में पूरी टीम ने रिसर्च कर रखी थी। तो कहीं ना कहीं इस बात का मुझे यकीन हो गया कि एक जो ओवरऑल एक्सटर्नल लुक है वो काफी सेट हो जाएगा, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो अपने काम में बहुत माहिर हैं। अब बस चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैं उस किरदार की सोच को कैसे अपनाऊं, कि वो सोचता कैसे है, अगर वो किसी सिचुएशन में है तो उसके लिए क्या चॉइसेस होंगे, जो कि वो चॉइस लेगा और वही तय करेगा कि उसकी आगे की जिंदगी कैसी होगी। तो ये सारी चीजें मेरे लिए जरूरी था कि वो मेरे दिमाग में बैठ जाए। तो वो मेनली मिलन सर से बातचीत करने के बाद, और फिर मेरा खुद का जैसे मैं ये मानता हूँ कि आपको जो भी चीज चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो भी आपका मेथड है, वो सब कुछ अवेलेबल होता है स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट के बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा। जो भी चीज ऑडियंस भी देखेगी या कोई भी देखेगा वो सब चीजें स्क्रिप्ट के दायरे में ही होने वाला है। तो इसीलिए आप बार बार उसमें पढ़ते रहते हैं तो आपको चीजें मिलती रहती हैं, कि एक सीन आपने पढ़ा कि अर्जुन के साथ ताहिर के साथ आपका सीन ये है, इसमें आप ये बातें कर रहे हैं, उसके बाद 4 सीन बाद आप इस तरह की इस तरह की सिचुएशन में है, तो आपको समझ में आता है कि ये यहाँ से लेके वहां तक जो एक बदलाव आया वो किस वजह से आया होगा, वो सारी चीजें आप ढूंढने लगते हैं। तो धीरे 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 वो जो एक स्ट्रक्चर, एक कार्डबोर्ड होता है, एक कटआउट, वो इंसान के रूप में दिखने लगता है, और फिर आप उसका उसमें अपना एक सोल, अपना एसेंस, अपनी सोच डालते हैं, तो वो एक जीता जागता इंसान बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमनाइजिंग विद द कैरेक्टर। ओके। बहुत बहुत भारी शब्दों का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। ताहिर, आपका क्या कहना है इस पे? क्योंकि वही मेरा सवाल होगा कि 1960s में जाकर के आपके पास फोन्स नहीं, फोन्स तो खैर बहुत मतलब बाद की चीज मैंने बता दी, पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके लिए बोला गया होगा कि आपको इस पे स्टिक रहना है, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, क्या कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करने हैं वो तो स्क्रिप्ट में रहते हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर मैनरिज्म्स हो गई, जिस तरह आप बात करते वक्त अगर हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम एवरीडे टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं ऐसी चीजों को, पर ये बहुत मॉडर्न जेस्चर्स हैं जो अवॉइड करी जाती हैं। चलने का तरीका, एक तरीका होता था, जैसे लोग अपने आप को कैरी किया करते थे, खासकर कि जिस लाइन में दिखाए गए हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली में 1960s में, तो उस तरह का बॉडी पोस्चर जो रहता है, उस तरह की एक टोनैलिटी, एक वॉइस को समझना। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा हिस्सा है मिलन लूथरिया की पिक्चरों का, वो है उनका फैशन और उनका स्टाइल और उनका अंदाज। तो उस तरह के कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि एक्शन हैवी था, तो उन कॉस्ट्यूम्स में आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, ये सुनने में छोटी बात लगती है, पर आपका हेयर स्टाइल किस किस तरह का होगा, ऑडियंस झट से पकड़ लेती है कि क्या ये हेयर स्टाइल मॉडर्न डे का है या उस समय का है। इस सब को पकड़ के देन ऑफ कोर्स हमारे पास विष्णु राव की सिनेमाटोग्राफी है, एंड जिया एंड मलिका जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किया, ये सब एक दुनिया क्रिएट करती हैं कि जब आप सेट पर आए और आप ऑल ऑफ अ सडन देखें कि गाड़ियां भी उसी टाइम की, कपड़े भी उसी टाइम के, जब आप कमरों में एंटर करते हैं तो सारी जो चीजें हैं, टेलीफोन भी हो तो पुराने जमाने वाला, तो ऑटोमेटिकली आपका मन जो है वो एक टाइम टाइम ट्रैवल कर लेता है, उसी दुनिया को पकड़ के रखने से एक कैरेक्टर बनता है। ओके। अच्छा, हाउ डू यू सी ओटीटी एज एन एक्टर? आपके लिए ओटीटी क्या है? ओटीटी पे जब सीरीज आती हैं, फिल्में आती हैं, वो कैसे डिफरेंट होती हैं बाकी फिल्मों से जो थिएट्रिकल रिलीजेस होती हैं, या फिर टीवी शो से? या एज एन एक्टर ओटीटी आपको ज्यादा फ्रीडम देता है एक्टिंग का? आपके कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स होते हैं, क्या कुछ है? देखिए, ओटीटी में सबसे बड़ी जो एक चीज जो ओटीटी आपको एक आजादी देता है वो ये है कि आप किसी अपने किरदार को एक लंबे समय तक जी सकते हैं। आप बहुत डिटेल्ड में देखते हैं चीजों को। हम्म। जैसे फिल्म में अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं तो आप एक बीट में पहुंच, लेकिन ओटीटी में वही कैरेक्टर शायद 4 बीट्स में पहुंचेगा। तो एज एन एक्टर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप और डिटेल में जाके उसकी उसकी लेयर्स को, परतों को खोलें, जैसे आप प्याज की परत खोलते हैं। तो ये चीजें सबसे पहले आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है।
और वो चैलेंज भी होता है बिकॉज कई बार आपको उतना विश्वास और उतना काम करना पड़ता है कि आपकी वो जो इतनी डिटेल में चीजें हैं वो बीच की कोई भी कड़ी ढीली ना पड़ जाए। तो आपको उन सबको बहुत ही समझ के कि अच्छा यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, फिर ये यहाँ पहुंचेगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ऐसा ये चीजें होंगी। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। अलावा उसके ये है बिल्कुल कि जो जिस तरीके की कहानियां हैं, जिस तरीके का कंटेंट ओटीटी पे आता है वो अलग होता है। उसमें अलग अलग तरीके की वॉइसेस होती हैं, बहुत अलग तरीके के डायरेक्टर्स और अलग चीजें, उस पे आप एक्सपेरिमेंट एक हद तक कर सकते हैं। हम्म। तो मैं तो ये कहूंगा कि अभिनेताओं के लिए तो एक बहुत ही अच्छा समय है ये, कि ओटीटी को भी अब अब ओटीटी भी एक मेन स्ट्रीम हो गया है। और ये आई थिंक सिर्फ एक्टर्स और कुछ लोगों की वजह से नहीं है, टोटालिटी में उसमें मीडिया भी है, उसमें कमर्शियल्स, उसमें लॉजिस्टिक्स, उसमें सारी चीजें हैं। तो एज एन इकोसिस्टम आई थिंक हम लोग आगे बढ़े हैं। मोनिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ओटीटी डेब्यू है। कैसा कुछ था आप लोग का, मतलब काम वाम करने का एक्सपीरियंस, साथ में सेट पे क्या माहौल था मोनिका आप नहीं, लोग? उनका नाम मोनी है, मोनिका नहीं है। मौनी ही बोला है मैंने, अंजुम मोनिका। का नाम मोनिका। ओ, टीवी ओटीटी डेब्यू है शायद, ये मौनी वापस से काम आएगा ही आएगा। तो मौनी शायद इस सीरीज से टीवी ओटीटी डेब्यू कर रही है। कैसा था आप लोगों का एक्सपीरियंस आपका काम करने का सेट का? 1960 वाले जोन में ही रहते थे या फिर वापस जैसे ही आपका पैकअप होता था या सीन कट होता था, ब्रेक होता था, तो फिर वापस आ जाते थे 2023 में? मोनी ये खुद कहती हैं कि आई थिंक शी इज बोर्न इन द रॉन्ग टाइम। इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट शी यूज्ड टू कीप सेइंग दैट वो एक्चुअली 1960s की ही हैं, जिस तरह का फैशन उन्हें पसंद है, एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट शी लिसन्स टू, द काइंड ऑफ बुक्स that she enjoys, and she just brings a very light-hearted, fun, energetic vibe to set, and also that sense of glamour, and उनका किरदार भी उसी तरह का था। वो एक डांसर प्ले कर रही हैं, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा। एंड सो इट वुड जस्ट बी अ कंप्लीट, जैसे कहते हैं ना, एक एनर्जी बदल जाती थी सेट की जब वो आते थे। एंड इट वाज सच एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस, एंड आई कैन नॉट सी एनीवन एल्स प्लेइंग नयनतारा एक्सेप्ट फॉर मोनी रॉय। Cool. क्या कुछ पाइपलाइन में है? कुछ बताएंगे आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, आगे कहाँ कहाँ क्या क्या देखा जा सकता है सुल्तान ऑफ डेली के बाद? कुछ अपकमिंग रिलीजेस या फिर कुछ शूटिंग वूटिंग अगर हो रही हो तो? हाँ जी। मैं मतलब आई थिंक जो अगली चीज रिलीज होगी वो एक शो है जिसका नाम मिर्जापुर है। और वो आई थिंक अभी प्रोडक्शन स्टेज में है, मतलब उसका काम लगभग खत्म हो चुका है, तो एक सही समय पर अ, उसको रिलीज किया जाएगा। ये काली काली आंखें नाम का एक शो है, जिसका सीजन 2 पर फिलहाल अभी काम चल रहा है, एंड होपफुली जल्दी मैं दर्शकों तक ला पाऊंगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। सुल्तान ऑफ डेली 13 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। जल्दी जल्दी आप लोग प्लीज दिल्ली आइए और दिल्ली में आके 1-to-1 बात करते हैं और वहां पर और ज्यादा वक्त तक बात करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।